जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक स्टेटमेंट और कहा था कि भारत के लिए एक आदर्श है कि भारत एक जाति विहीन समाज बन जाए, भारत एक जाति विहीन समाज बन जाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि सुनने में तो अच्छा है कि भारत एक जाति विहीन समाज बन जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस दिन भारत जाति विहीन समाज बनेगा उस दिन भारत में ज्यादातर जाति विहीन समाज का फायदा जो अगली जातियां हैं उनको ही मिलेगा, क्योंकि अगली जातियां शताब्दियों में अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक उन्नयन कर चुकी है। सीधी सी बात है, जो ब्राह्मण है, जो वैश्यजन है, वो सामाजिक, आर्थिक और सबसे बड़ी बात मनोवैज्ञानिक रूप से अपना उन्नयन कर चुके हैं। कमोवेश एक बड़ी संख्या में, कम से कम मनोवैज्ञानिक उन्नयन तो हो जाता है ब्राह्मणों में पैदा होने में। ये जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, और उन्होंने कहा कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को बहुत से आरक्षण की सुविधा दी जा रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वह अभी भी समाज में पिछड़े वर्गों के रूप में ही इंगित किए जाते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना यह है कि हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जाति विहीन समाज के पहले बढ़ने के पहले कई प्रकार की जो जातिगत निर्योग्यता है उनको समाप्त करने के लिए राज्य क्या कर रहा है, राज्य बताने की कोशिश तो करें। तो दो चीजें दिमाग में रखो आप। भारत में 27% का जो ओबीसी का आरक्षण है वो लगभग अब वैध माना जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। नंबर 1। नंबर 2, भारत में जातिगत निर्योग्यताओं को समाप्त कैसे किया जा सकता है, यह राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है, और स्टूडेंट उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, ये पहला बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड सुनिए। फरवरी 2021 में, ये तो आपको पता होगा कि फरवरी 2021 में भारत में जो दशकीय जनगणना होती है वो चालू हुई थी फरवरी 2021 में। उस दशकीय जनगणना में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाएंगे और जो नॉर्मल जनगणना होती है वह करवाएंगे, लेकिन हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाएंगे, उसके एक राजनीतिक कारण भी है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन वो हमेशा से कहते चले आए हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आरजेडी बिहार में, अखिलेश यूपी में, और जितनी पार्टी जो कि जातियों की राजनीति ज्यादा करती है वो हमेशा से कहती रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना करके भारत की विभिन्न जातियों का मूल स्वरूप सामने आ जाएगा कि वो किस स्थिति में। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा है या फिर एनडीए है, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना से समाज में और विभिन्न प्रकार का विच्छेद उत्पन्न हो जाएगा और डिवीजन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, बीइंग अ यूपीएससी स्टूडेंट, हमको ये एनालाइज करना है कि कास्ट सेंसस होता क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस क्या होता है, उसकी सारगर्भिता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, और उसकी लंबी अवधि में क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल आया था 16 फरवरी को, तो उसी का मैंने आपके साथ बैकग्राउंड शेयर किया। अब उसी की हम डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्टूडेंट कि जनगणना क्या होती है। सेंसस, पंजीयक और भारत के सेंसस कमिश्नर, ये दोनों ही संस्थाएं हैं, ये पद सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यह गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, यह आधारभूत तथ्यात्मक जानकारी है कि सेंसस करवाता कौन है, और सेंसस करवाने का जो प्रावधान है वो संसद के द्वारा बनाई गई विधि से निर्धारित किया जाता है। अब एक बड़ा प्रश्न, सेंसस करवाया क्यों जाता है? तो आधारभूत जानकारी हम सबको है, हम उसे एकीकृत करके देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेंसस भारत में भारत की पूरी जनगणना का डायनामिक्स शो करता है, भारत की पूरी आबादी का डायनामिक्स शो करता है। आबादी का डायनामिक्स का मतलब है कि कितनी आबादी शहरी है, कितनी आबादी ग्रामीण है, भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है, भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है। सरल शब्दों में स्टूडेंट, पॉपुलेशन के जब आंकड़े दशकों में आते हैं, एक दशक में आते हैं, तो पॉपुलेशन के आंकड़े के आधार पर भारत की पूरी लोक नीति तैयार होती है भविष्य की। तो भारत की लोक नीतियों को सृजन करने के लिए, भारत की लोक नीतियों को नई दिशा प्रदान करने के लिए जनगणना का होना अति अनिवार्य है। और अगर जनगणना ना हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के जनता के समूहों को विभिन्न प्रकार के जो सरकारी लाभ हैं वो प्रेषित नहीं किए जा सकते। तो आंकड़े इकट्ठे करने जरूरी होते हैं हर 10 साल में, और ये जो एक्सरसाइज होती है इसके आधार पर भारत की पूरी लोक नीति को एक नई दिशा मिल जाती है। तो एक नई हेडलाइन लिख लीजिए, एक नई हेडलाइन लिख लीजिए, जनगणना की आवश्यकता, जनगणना की आवश्यकता, जनगणना की आवश्यकता। एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, जनगणना की आवश्यकता, एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। समकालीन भारतीय समाज में, समकालीन यानी कि कंटेम्पररी, समकालीन भारतीय समाज में, समकालीन भारतीय समाज में, समकालीन भारतीय समाज में भारत की जनगणना को निर्धारित करके, भारत की जनगणना को निर्धारित करके, जनगणना को निर्धारित करके भारतीय परिवारों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है, वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है, वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है, जो विशेष रूप से भारत के अभिशासनात्मक गवर्नेंस, जो भारत के अभिशासनात्मक तंत्र को परिवर्तित कर सकता है, अभिशासनात्मक तंत्र को परिवर्तित कर सकता है, अभिशासनात्मक तंत्र को परिवर्तित कर सकता है, समाज के संवेदनशील वर्गों को चिन्हित कर सकता है, समाज के संवेदनशील वर्गों को चिन्हित कर सकता है, एवं सामाजिक आर्थिक नीतियों को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, सामाजिक आर्थिक नीतियों को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। स्टूडेंट, ये जो शब्द आपने लिखा है वल्नरेबल, संवेदनशील, इसको जरा अंडरलाइन करना। आपने एक शब्द लिखा होगा संवेदनशील, ये सुनो। अब मैं इस पर थोड़ा डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जनगणना इसलिए कराई जाती है स्टूडेंट ताकि भारतीय समाज के संवेदनशील वर्गों की पहचान हो सके। भारतीय समाज के संवेदनशील वर्गों की पहचान होने का मतलब है कि कितने लोग भारत में निःशक्तजन हैं,
केवल शारीरिक नहीं हो सकती सूरत। आप जानते हैं भारतीय समाज के संवेदनशील वर्ग गए हैं जो कि शारीरिक रूप से निशक्त है, जो कि जातिगत रूप से निर्योग्य घोषित कर दिए गए हैं, जो कि किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का शिकार है, और ऐसे हजारों प्रकार के एग्जाम्पल भारतीय समाज में दिए जा सकते हैं जो किसी न किसी अभावग्रस्तता का शिकार है। जैसा आप किसे कहेंगे संवेदनशील? अगर आपको एक शब्दावली में बताना हो कि संवेदनशील वर्ग कौन होता है तो आप एक ही बात कहेंगे, सर जो अभावग्रस्तता का शिकार है। अभावग्रस्तता आर्थिक हो सकती है स्टूडेंट, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अभावग्रस्तता होगी। अभावग्रस्तता जातिगत हो सकती है। वो आए दिन आपने खबरें सुनी होंगी कि पद में भले डीएसपी बन गया है लेकिन बहुत ही निचली जाति क्या घोड़ी पर ही बैठने देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में पूरी एक किसी जगह पर गांव में तहसील में पूरी बटालियन बुलवा के उसकी बारात निकलवाई थी और डीएसपी था। डीएसपी था, पूरी बटालियन बुलवाई होगी, मुझे तो घोड़ी पर बैठना है, पुलिस का यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि समाज पद के साथ साथ